इसराइल से किया जाएगा। शुरुआती अटैक में इसराइल अपने प्लान तो खतरनाक किया था हुआ और वो लेबनान के ज्यादातर इलाके को अपने कंट्रोल में लेने में कामयाब हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं कौन है इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन, हिजबुल्ला, रियल हिस्ट्री ऑफ हिजबुल्ला एंड लेबनान। सो हमने जो है देखा जाए, कहीं ना कहीं हमने देखा, अभी आजकल बहुत सुन रहे हैं हिजबुल्ला के बारे में, लेकिन उनके बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है कि वो कौन है, क्या है। और ये पता है कि वो लेबनान से कुछ अटैच्ड हैं, और लेबनान जो है वो इसराइल की आप कह सकते हो पड़ोसी देश है। तो वहाँ से कुछ भी अटैक होना या कुछ भी ऐसी डेवलपमेंट्स आना तो वो बहुत बड़ी बात है। सो देखते हैं इसमें वो कौन है। और अगर मैं बात करूँ तो मुझे भी नहीं पता है हिजबुल्लाह क्या है, लेकिन हाँ मुझे ये हम बोल सकते हैं कि इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन ये हो सकता है कि फ़लस्तीन तो डेफिनेटली है ही। और भी मैंने देखना है कि कौन से बड़े बड़े नेशन है जिससे इज़राइल को बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर देखो कोई बड़े नेशन हुए तो डेफिनेटली इज़राइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे अगर अमेरिका हो गया है ना, या फिर रशिया होगा। हम लोगों को पिछले वीडियो से भी पता लगा कि जैसे अमेरिका वगैरह थे वो पहले इज़राइल को बहुत बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। कहीं ये ना हो कि दुश्मनी बढ़ गई है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। बाकी वीडियो देखकर पता लगेगा। और देखते हैं कि क्या कहते हैं, अगर ये जो दुश्मन है तो कौन से है, और क्या हम इन नेशंस को जानते कि नहीं जानते। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हिजबुल्लाह के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि हम लेबनान नाम के इस देश के बारे में जानें। दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद ये एक बड़ा ही छोटा देश है। ये ज्यादातर अपना बॉर्डर तो सीरिया के साथ शेयर करता है, जबकि अगर आप लोग साउथ की साइड में देखेंगे तो पूरे इलाके पर ही इजराइल मौजूद है। ये देश न सिर्फ खुद में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बल्कि इसका हजारों साल पुराना इतिहास भी काफी सुनहरा रहा है। मगर इन तमाम चीजों से अलग हटकर वो एक इंटरेस्टिंग चीज की जो इसको दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है, वो है दरअसल इस देश का गवर्नमेंट सिस्टम। इस देश में ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो दुनिया के किसी और इलाके में शायद ही देखने को मिले। दरअसल दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास में पीछे जाएंगे तो मिडिल ईस्ट के ज्यादातर इलाकों की तरह लेबनान नाम का ये छोटा सा इलाका भी कई सदियों तक सल्तनत उस्मानिया के ही अंडर में आया करता था। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई तो इस इलाके पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त दूसरे ज्यादातर इलाकों की तरह लेबनान नाम के इस देश को भी आजादी मिली, और आजादी के फौरन बाद ही इस देश में बड़ा ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया। वो सिस्टम ये है कि इस देश का हमेशा जो राष्ट्रपति होगा वो एक ईसाई होगा, जबकि जो प्रधानमंत्री होगा वो शिया होगा, और जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो हमेशा सुन्नी मुस्लिम होगा। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की तरफ से जब इस देश को आजाद किया गया था तो इस देश में मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों की भी अच्छी खासी तादाद थी। इसीलिए फ्रांस ने आज़ाद तो किया, मगर ये वाला सिस्टम लागू किया। ऊपर से जो मुसलमान थे उनको भी दो टुकड़ों में बांटा गया, मतलब सुन्नी और शिया, और फिर उनको एक एक पोजीशन दे दी गई। गवर्नमेंट का ये सिस्टम लेबनान में अभी तक लागू है। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें होती आई हैं। 2020 की ही एक रिपोर्ट की बात कर लूँ तो इस देश के अंदर जहाँ एक तरफ 67% के करीब मुस्लिम आबादी है तो 32% के करीब ईसाई आबादी भी है, जबकि 1% के करीब यहाँ रहने वाले लोग ऐसे भी हैं कि जो इस्लाम और ईसाइयत के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करते हैं। मुसलमानों में भी 2020 के मुताबिक जहां एक तरफ 32% के करीब सुन्नी हैं तो 31% के करीब शिया मौजूद हैं, जबकि बाकी का जो नंबर बचा उसके अंदर मुसलमानों के ही दूसरे छोटे बड़े ग्रुप फिट हो जाते हैं। और इस लेबनान देश के अंदर ही मौजूद है वो हिजबुल्लाह, कि जिसको इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी हमेशा इजराइल को मिटा देने की कस्में खाता रहता है। दरअसल दोस्तों, 1948 में जब इजराइल ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट का ऐलान किया था तो तब से ही एक के बाद एक लगातार कई वक्तों पर फिलिस्तीनी लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन करना पड़ा है। जब भी फिलिस्तीनी लोगों को इजरायली कब्जे की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ता था तो ये घर बार छोड़ने वाले लोग कभी तो इजिप्ट की तरफ चले जाते थे, कभी गाजा पट्टी की तरफ आ जाते थे, तो कभी जॉर्डन, और इसी तरह से कभी कभी लेबनान की तरफ आते थे। वक्त के साथ लेबनान में फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज की तादाद बढ़ती चली गई, और जब ये बड़ी तादाद में हो गए तो जाहिर है अपने दुश्मन से बदला लेने के बारे में सोचने लगे, और PLO जैसे बड़े बड़े ग्रुप जन्म लेने लगे। यहाँ पर मौजूद जो छोटे बड़े ग्रुप थे उनसे अक्सर इजराइल को बिल्कुल वैसी ही टक्कर मिला करती थी कि जिस तरह की टक्कर और जिस तरह के हमले आजकल हमास की तरफ से देखने को मिलते हैं। फिर दौर आया 1975 का कि जब लेबनान अंदर से काफी कमजोर हो गया। इसके अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया कि जो काफी लंबे वक्त तक चला।
इसराइल ने देखा कि जब अंदर ही जंग चल रही है तो उसने मौका गनीमत जाना और लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया। इसराइल का ये इरादा था कि वो लेबनान के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा और फिर जब उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो यहाँ पर वो हुकूमत का तख्ता पलट करके एक नई हुकूमत बनाएगा कि जो उसके अंडर ही में काम करा करेगी। मानो लेबनान पर हुकूमत करने वाले लोग ज़ाहिरी तौर पर तो लेबनान के ही होंगे, मगर उनको कंट्रोल इसराइल से किया जाएगा। शुरुआती अटैक में इसराइल अपने प्लान तो खतरनाक किया था हुआ और वो लेबनान के ज्यादातर इलाके को अपने कंट्रोल में लेने में कामयाब हो गया। इवन जो साउथ का पूरा लेबनान था उस पर तो इसराइल का ही कब्जा हो गया। लेकिन याद रहे कि ये 80 के दौर की कहानी है और 1979 में ही यानी कि 1979 में ईरान में भी क्रांति हो चुकी थी। वहां पर जो पुरानी प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट थी वो जा चुकी थी और अब नई एक इस्लामिक गवर्नमेंट बन चुकी थी। ईरान में हुकूमत का बदलना था कि मानो मिडिल ईस्ट की राजनीति में हमेशा हमेशा के लिए एक बड़ा बदलाव आया। ईरान ने बड़ी तेजी के साथ लेबनान के अंदर जितने भी ऐसे लोग थे कि जो इसराइल से जंग करना चाहते थे या जंग कर रहे थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर उसी वक्त 1982 में इसराइल से टक्कर लेने के लिए और इसराइल को बाहर खदेड़ने के लिए एक नए ग्रुप का जन्म हुआ जिसको नाम दिया गया हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम ग्रुप है कि जिसको ईरान ने ही अंदरूनी तौर पर खड़ा किया था और आज तक लगातार वो उसकी खुले तौर पर मदद करता आ रहा है। धीरे धीरे हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से न सिर्फ लेबनान के अंदर अपने पैर पसारने शुरू किए बल्कि वक्त के साथ काफी ताकतवर भी होता चला गया। इसराइल ने शुरुआती दौर में हिजबुल्लाह को काफी हल्के में लिया। उसको लगा कि जिस तरह से फिलिस्तीन के बाकी छोटे बड़े ग्रुप होते हैं इसी तरह से ये भी एक ग्रुप है। मगर हिजबुल्लाह को हल्का लेना इसराइल की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हिजबुल्लाह ने उस दौर में सबसे पहले तो उन अमेरिकी और फ्रांसीसी फौजियों को लेबनान छोड़ने पर मजबूर किया कि जो काफी लंबे वक्त से शांति स्थापित कराने के बहाने वहां पर रुके हुए थे। उसके बाद उस इसराइल से भी एक लंबी जंग शुरू की कि जो पूरे साउथ लेबनान पर कब्जा करके बैठा था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बारे में जाना जाता है कि ये अफगानिस्तान के तालिबानियों की तरह हमेशा से ही गोरिल्ला वॉर में काफी एडवांस हैं। इसराइल से लड़ने के लिए इन्होंने काफी खुफिया टनल्स वगैरह भी बनाई थी। उन्हीं टनल्स मतलब उन्हीं सुरंगों की मदद से ही ये टेक्नोलॉजी से एडवांस इसराइल को भी हमेशा चकमा दे दिया करते थे। इसराइल ने इस उभरते हुए हिजबुल्लाह को काफी दबाने की कोशिश की और इसको खत्म करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा और आखिरकार सन 2000 में एक लंबी जंग के बाद न सिर्फ उसको पूरा साउथ लेबनान खाली करना पड़ा बल्कि बगैर किसी शर्त और बगैर किसी डील के अपनी फौज को वापस इसराइल में लेकर आना पड़ा। ये हिजबुल्लाह की एक बड़ी जीत थी कि जिसको न सिर्फ वो आज तक सेलिब्रेट करता है बल्कि अरब देशों के सामने एक मिसाल के तौर पर भी पेश करता है कि देखो जो तुम ना कर सके वो हमने कर दिखाया। सन 2000 के बाद फिर 2006 में भी हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच एक जंग देखने को मिली। इस जंग का नतीजा भी इसराइल के लिए बड़ा ही घातक और खतरनाक साबित हुआ। हिजबुल्लाह की तरफ से उसको वो टक्कर देखने को मिली कि जिसके बारे में उसने शायद कभी गुमान भी नहीं किया था। 2006 में होने वाले इस जंग को भले ही कुछ लोग बेनतीजा मानते हों, मगर जो हिजबुल्लाह है वो हमेशा इसको अपनी बड़ी जीत के तौर पर देखता है। दोस्तों, सन 2000 में जब हिजबुल्लाह इसराइल की फौज को बाहर निकालने में कामयाब हो गया था और जीत का जश्न मना रहा था, तभी हिजबुल्लाह के हेड की तरफ से एक बड़े जलसे में एक स्पीच दी गई थी जिसमें फिलिस्तीनी लोगों को मुखातब करते हुए कहा गया था कि फिलिस्तीनी लोगों, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में है। दुनिया भले ही तुम्हें अकेला छोड़ दे मगर तुम खुद ही अपनी छीनी हुई जमीन और अपने छीने हुए हक को हासिल कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेबनान ने अपनी जमीन और अपने हुकूक को हासिल किया है। ऐसा माना जाता है कि हमास से जुड़े हुए लोग भी कहीं न कहीं हिजबुल्लाह की ही इसी तरह की स्पीचेस से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने इस तरह की जंगों की तैयारी शुरू की थी कि जिस तरह की जंगें वो आजकल कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के लिए 2013 में अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों की तरफ से एक फैसला लिया गया जिसके तहत हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया। मगर इसका हिजबुल्लाह के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं, क्योंकि इजराइल के लिए परेशानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह कोई छोटा मोटा ऐसा ग्रुप नहीं है कि जिसके पास सिर्फ फाइटर्स हैं और उनको आतंकवादी घोषित कर दो तो वो पूरी दुनिया से कट जाएंगे, बल्कि हिजबुल्लाह तो आज के दौर में पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसके अलावा उसकी अपनी खुद की एक मिलिट्री विंग है। लेबनान के अंदर पब्लिक का उसके पास भारी सपोर्ट है। उसके बेशुमार लोग इलेक्शन जीतकर लेबनान के पार्लियामेंट में मौजूद हैं। बल्कि माना तो ये जाता है कि जो पूरा साउथ लेबनान है उसके अंदर तो हिजबुल्लाह अपना ही राज चलाता है। मतलब आधे से ज्यादा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की अपनी ही हुकूमत चलती है। फिलहाल इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच ज़बानी जंग तो हमेशा चलती ही रहती है और इसराइल क्योंकि इसको अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है, इसीलिए नॉर्थ के इलाके में हमेशा ज़्यादा
एक्टिव भी रहता है। मगर अब जब ये हमास की तरफ से जंग शुरू की गई थी तो इस जंग में भी हिजबुल्ला उन शुरुआती लोगों में से था कि जिन्होंने हमास का सबसे पहले साथ दिया, बल्कि ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम लोग भी इस जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ ईरान का बयान भी आया था कि अगर हिजबुल्ला इस जंग में कूदता है या हिजबुल्ला को इस जंग में कूदने के लिए मजबूर किया जाता है तो ईरान भी खुलकर हिजबुल्ला का वैसे ही साथ देगा कि जैसा वो देता आया है। वैसे तो हिजबुल्ला ऑफिशियली अभी इस जंग में शामिल नहीं हुआ है, मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं कि नॉर्थ के इलाके में भी, मतलब साउथ लेबनान और जो नॉर्थ इजराइल का इलाका है उसमें जंग की हलचल सुनाई दे रही है। बल्कि दोनों तरफ से कई मौतों की भी खबर आई है, क्योंकि रुक रुक कर दोनों ही तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसराइल से भी बार बार हिजबुल्ला के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि वो इस जंग में कूदा है या नहीं, या कूदेगा या नहीं, तो इसराइल भी इसको टालने की कोशिश कर रहा है। यानी इसराइल खुद भी नहीं चाह रहा है कि हिजबुल्ला इस जंग में शामिल हो जाए। इसीलिए अमेरिका और यूके जैसे देशों की तरफ से वॉरशिप्स मंगवाकर उनको वहां पर खड़ा करके हिजबुल्ला को अंदरूनी तौर पर धमकाने की कोशिश की जा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसराइल जानता है कि अब हिजबुल्ला पुराना हिजबुल्ला नहीं रहा है, बल्कि दुनिया में जैसे जैसे ईरान की ताकत बढ़ी है वैसे वैसे हिजबुल्ला भी अब हद से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसीलिए हमास के अलावा अगर हिजबुल्ला की भी इस जंग में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो इसराइल अच्छी तरीके से जानता है कि ये जंग किस तरफ चली जाएगी। बहुत ही कमाल की वीडियो थी और हम लोगों को पता लगा कि कैसे बेसिकली जो हिजबुल्ला है वो इजराइल ने ही खुद ही मतलब बनाई थी, और अब जो दुश्मन है सबसे बड़ा वो हिजबुल्ला ही इजराइल का है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। और हम लोगों को ये भी पता लगा कि जो कैसे हिजबुल्ला ग्रो कर रहा है डे बाय डे। और हम लोगों को ये भी पता लगा कि जो लेबनान है वहाँ की जो साउथ लेबनान है वहाँ पे आधे से ज़्यादा राज हिजबुल्ला का ही चलता है। और हमें ये भी पता लगा कि बेसिकली हिजबुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वर्ल्ड ने उसको मतलब एज अ टेररिस्ट घोषित कर दिया, उस पार्टी को पूरा टेररिस्ट घोषित कर दिया। स्टिल उनको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लाइक ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि मतलब बेसिकली ईरान ने हिजबुल्ला को बनाया और अब वो ही खतरा था इजराइल के लिए। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। वही, और यहाँ पे इसराइल जो है हर तरफ से घिर रहा है, बिकॉज नीचे जो है गाजा पट्टी के पास वहाँ पे हमास तो है ही, ऊपर वहाँ पे देखा जाए तो उनको यहाँ पे हिजबुल्ला से फेस करना पड़ेगा। तो बहुत सारी तरीके से घिर रहा है और हिजबुल्ला जो है वो बनाई ही उसको डिफीट करने के लिए गई है। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।